उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव चल रहा है और आज शाम 5 बजे तक वोटिंग है और रिजल्ट आज ही आ जाएगा। मुकाबला है एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया अलायंस के सुदर्शन रेड्डी के बीच। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो वोट डालते हैं। कई दलों ने मसलन की बीजेडी और बीआरएस, अकाली दल और एक निर्दलीय सांसद ने बहिष्कार किया है चुनाव का, वो वोट नहीं डालेंगे। मिला जुलाकर चुनाव चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा, कौन जीतेगा और इस जीत के आगे के लिए क्या मायने होंगे, चर्चा इसी विषय पर। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चलते हैं कि चुनाव अभी चल रहा है, 5 बजे तक वोटिंग है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, अमूमन ये कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, वो जीत जाएगा। लेकिन बहरहाल क्या पैटर्न है, जरा इसको समझे। क्या इसमें क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, इसकी संभावना है, हेराफेरी की संभावना है कुछ क्या? जी सर, स्वागत है। जी देखिए सर, कागज में एनडीए मजबूत है जी और एनडीए के जो सहयोगी हैं, अब तक सहयोगी रहे हैं, वो लगभग 14-15 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के मिला के, जो कह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी कह रही है कि हम वोट नहीं देंगे, हम चुनाव के बाहर। विपक्ष की सारी उम्मीदें भाजपा सांसदों के क्रॉस वोटिंग या भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ अभी उनके सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर निर्भर है। जी दूसरा, ये माना जा रहा है कि आपके क्या कहते हैं, सत्ता संघर्ष में मोदी और शाह कमजोर पड़े हैं और भाजपा में ही भीतर भीतर काफी अंतर विरोध उभर आए हैं, जिसकी एक धुरी गडकरी को भी माना जा रहा है। तमाम मीटिंग में जो सोशल मीडिया पर खबर आ रही है, ये आ रही, प्रिंट मीडिया में तो कुछ आ नहीं रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कुछ आ नहीं रही, जिसमें है कि गडकरी प्रधानमंत्री की मीटिंग में नहीं आए। अब सवाल इस बात का है कि गडकरी हो या चाहे जो भी असंतुष्ट हो, बिना संघ के आशीर्वाद के या संघ के इशारे के वो भाजपा के आधिकारिक कैंडिडेट का विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाजपा का जो आधिकारिक कैंडिडेट है वो संघ का ही आदमी है, जी तमिलनाडु के जो सी दोनों दक्षिण राधाकृष्णन भारतीय, है एनडीए के उम्मीदवार, वो संघ दोनों के ही तक उम्मीदवार। दोनों दक्षिण भारतीय भी हैं। और दोनों दक्षिण भारतीय हैं। जहां ये सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं, वहीं बी सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आंध्र प्रदेश के हैं। जी अब दोनों दक्षिण के हैं तो उत्तर दक्षिण की भी डिवाइड नहीं है। दूसरा हम्म, जो है, अगर तमिलनाडु के वो हैं तो हो सकता है कि उनको तमिलनाडु का रखा हो तो सोचा हो शायद तमिलनाडु में तमिल का जो है वो लहर चलेगी और स्टालिन वगैरह की पार्टी जम्मू को अगर उनको वोट देगी। हालांकि अभी तक तो वो महागठबंधन के हिसाब। और इधर कांग्रेस ने जो सुदर्शन रेड्डी को टिकट दिया है, मतलब विपक्ष ने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं है कि चंद्रबाबू नायडू के सामने असमंजस आंध्र होगा कि प्रदेश। वो क्या करें। क्या जो है, जी आंध्र तेलंगाना जो कभी एक ही था, वहां के कैंडिडेट को जो है हराने में उनका योगदान दें। दूसरी बात यह है कि केंद्र में भी और राज्य सरकारों में भी भीतर भीतर या चंद्रबाबू नायडू में भी कहीं ना कहीं कुछ तनाव का भी माहौल है। क्यों? क्योंकि आपस का जो सत्ता का जो अंतर विरोध है वो उन लोगों के बीच में कायम हो चुका है। अब चंद्रबाबू नायडू भी पलड़ा देख रहे हैं कि इधर भारी रहेगा कि इधर भारी रहेगा। बीच में तो सोशल मीडिया में यहाँ तक आ गया कि चंद्रबाबू नायडू अगर सरकार गिराने में मदद करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद के लिए महागठबंधन अपना उम्मीदवार बना सकता है। हम्म। अब क्या होगा, अब ये सब अलल टफ है, कोई पुष्टि की खबर नहीं है। न चंद्रबाबू नायडू ने इसकी पुष्टि की न खंडन किया। फिर हम्म, क्रॉस वोटिंग आप उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए में होगी, तो एनडीए में भी लोग कोई दूध के धुले अमित शाह, नड्डा और प्रधानमंत्री नहीं है। इधर के लोगों को भी जो है, तमाम लोगों को हो सकता है कि भाई थैली शाह तो ज्यादातर उधर ही हैं कि थैली खुल गई हो कि भाई आप क्रॉस वोटिंग कीजिए, इतना पैसा दीजिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भाजपा की हार नहीं हो। उपराष्ट्रपति में चुनाव में हार का मतलब सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी, सरकार गिरने की आशंका, बहुत सी बातें हैं। और विपक्ष ने भी तय कर रखा है कि अगर आज रिजल्ट में
उनके पक्ष में गया, महागठबंधन के पक्ष में, सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में फैसला गया, तो विपक्ष भी जो है कल ही अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है और राष्ट्रपति से मिलकर डिमांड कर सकता है कि सरकार जो है वो बहुमत खो चुकी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में उसकी हार हुई। लेकिन ये सब दूर की कौड़ी है। फिलहाल एनडीए जो है कागज में मजबूत है। उसके पास जहां 390 से ऊपर सांसद हैं, वहीं विपक्ष के पास 343 के ही आसपास सांसद हैं अभी भी। तो ऐसे में जो है वो क्या कहते हैं, इतना बीच में गैप तभी आ सकता है जब क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर हो, चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी पलटी मार। वरना एक कस्टमरी टाइप का चुनाव है। विपक्ष ने एक दांव खेला है, कोई जरूरी नहीं कि हम चुनाव न जीते तो हम चुनाव लड़े ही ना। हम चुनाव लड़े, विरोध तो है, चाहे हम जो है जीते या हारे, हार जीत तो अपनी जगह पर लगी रहती है। पूरा देश तो देखे कि हमारे साथ कौन कौन है, उनके साथ कौन कौन है, क्योंकि यहाँ तो परसेप्शन की भी लड़ाई चल रही है कि विपक्ष के साथ कौन कौन है और सत्ता पक्ष के साथ कौन कौन है, कौन जो है सत्ता पक्ष की लूट में हाथ बटाए। अब एक समय था जब मोदी जी कहते थे कि जीएसटी जो है वो क्या कहते हैं, अब तक का भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। अब जब जीएसटी के दर कम किए गए हैं तो मोदी जी का जो है भाजपा के सांसद स्वागत कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत रैशनल कदम उठाया है। तो भैया 8 साल क्यों नहीं उठाया? ये भी लगे हाथ 7 साल बता दो, चमचागिरी की तो पराकाष्ठा हो गई। हमारे वामपंथी मित्र नाराज हो जाएंगे, लेकिन एक हकीकत है सर, एक समय था जब चीन अभी इतना विकसित नहीं हुआ था जितना आज की डेट में विकसित है, या आर्थिक रूप से इतना समृद्धशाली है। उस डेट में चीन में बताते थे कि दवाइयों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब बहुत सी कमियां बताया जाता। तो उसमें होता था कि चीन में जब दवाइयों की कमी है तो मान लिया कि अगर आपको खांसी सर्दी जुकाम है तो आपको पैरासीटामॉल दे दिया। पैरासीटामॉल से बुखार की दवा है, वो खांसी सर्दी जुकाम की दवा नहीं है। और साथ में ये कहना पड़ता था कि मैं माओ की कृपा से ये दवाई पाकर के ठीक हो रहा हूं। वो स्थिति इस समय भारत में एनडीए ने पैदा कर दी है, और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा हो तो प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है, और लोगों की नजर में खराब हो लेकिन उनकी नजर में अच्छा हो तो भी प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है। मैंने प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो न किसी की दवा होती, न इलाज होता, न आयुष्मान कार्ड होता, न जो नरेगा होता, न मनरेगा होता, न जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज होती, कुछ नहीं होता। देश एकदम कंगाल होता जाता, न इतना टैक्स की वसूली होती। सब प्रधानमंत्री जी की कृपा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्रेफरेंस वाइज देते हैं। तो दो ही सदस्य, दो ही हैं, तो प्रेफरेंस 1 या प्रेफरेंस 2 ऐसे देना है। कोई प्रेफरेंस एक ही दे सकता है, कोई प्रेफरेंस दोनों दे सकता है। तो जब वो पूरा गिनती हो जाएगी तो उसके बाद प्रेफरेंस की गिनती की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं है। तो अब ये दोनों का निर्वाचक मंडल जो है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, वो लोकसभा और राज्यसभा का है। दोनों सदन के सांसद इसमें हिस्सा लेते हैं। निर्वाचित सांसदों और विधायक भी मतदान राष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सांसदों को भी वोट डालने का अधिकार है, जिनकी संख्या फिलहाल 12 है। अब ये 12 हो चुकी, एनडीए सरकार ने मनोनीत किए हैं, इसमें मान के चला जा रहा है कि 12 जो है वो एनडीए सरकार को ही अपना मत देंगे। फिलहाल लोकसभा में पूर्ण संख्या बल 543 में से एक सांसद कम है, यानी लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। बसीरहाट सीट के सांसद के निधन के बाद इस सीट से उपचुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे में लोकसभा के उपराष्ट्रपति चुनाव में 542 सांसद ही वोट करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में पूर्ण संख्या बल 245 है, लेकिन फिलहाल 239 सांसद हैं। इनमें 12 नामी सदस्यों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 6 सीटें खाली हैं। इनमें से 4 जम्मू कश्मीर से, एक पंजाब से और एक झारखंड से है। जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के हाल ही में निधन हो गया। राज्यसभा की खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव भी नहीं कराए जा सके। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 227 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसदों समेत कुल 239 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। हालांकि सोमवार को ही नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल के चंद्रशेखर केसीआर के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल न होने का ऐलान कर दिया गया।
अकाली दल ने भी कहा कि वो भाग नहीं लेगा, एक निर्दलीय सांसद भी आपने बताया कि कहा कि हम भाग नहीं लेंगे। तो अब इस तरह जो है आपका आम चुनाव में लोकसभा से दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसे में इन दोनों ही दलों बीआरएस और आपका बीकेटी, ऐसे में दोनों दलों के राज्यसभा में ही सांसद बचे थे। लेकिन अगर यह दल मतदान में हिस्सा नहीं लेते तो राज्यसभा में कुल 228 सांसद, 216 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य ही मतदान करेंगे। बीआरएस के 4 और बीजेपी के 7 सांसद वोट नहीं करेंगे। गौरतलब है कि दोनों सदनों का पूर्ण संख्या बल 788 है। खाली सीटों को हटा दिया जाए तो कुल मिलाकर 22 अगस्त को जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो इसमें 781 सांसद ही वोट डालने के अधिकारी होंगे। और अगर बीजेपी बीआरएस वगैरह ने वो किया, अकाली दल ने किया, तो 770 सांसद से भी कम टोटल। 770 सांसद वोट डाल सकते हैं, 766 या 767। अब बाकी तो वोट के बाद पता चलेगा कि जो है वो महागठबंधन में किसने वोट नहीं दिया। जैसे कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया गए हैं, तो एक तो राहुल गांधी का ही वोट कम हो जाएगा। तो तब ये पता चलेगा कि कुल कितने सांसदों ने वोट दिया, और चूंकि उसके बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी तो फिर ये रात में 9 बजे तक, 9-10 बजे तक आ जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति, देश का नया जो है उपराष्ट्रपति कौन हुआ। जेडीयू क्या करेगा सर? जेडीयू में भी अभी नीतीश जी के कंट्रोल में तो पूरा है नहीं। अब तो संजय यादव देख रहे हैं तो और यही कई तो सांसद तो थोड़ा भाई बात। फिंगर क्रॉस है। जैसे इधर से अप्रोच हुआ होगा वैसे उधर से अप्रोच होगा। अब किसकी अंतरात्मा क्या कहती है? किसकी अंतरात्मा थैली शाह के यहाँ गिरवी हो गई, थैली शाहों के यहाँ। किसकी अंतरात्मा राजनीति के तहत जो है वो क्या कहते हैं वोट करेगी। ये तो अंतरात्मा की आवाज पर अगर पूरा चुनाव हो जाए तो ये तो वीवीगिरी जैसा चुनाव होने जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव होगा, और ज्यादातर लोग पार्टी लाइन में ही जो है रहेंगे। चूंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता इसलिए क्लियरली नहीं कह सकते कि कौन किसको वोट देगा। लेकिन फिलहाल संख्या बल में एनडीए जो है वो आगे है। इसमें एनडीए का इनवैलिड होने की बहुमत भी है। संभावना है क्या? हाँ, इनवैलिड भी हो सकता है। वो कुछ लोग वोट डालें, इनवैलिड करा दें अपना वोट, जो इनडायरेक्टली जो है वो क्या कहते हैं विपक्ष दोनों कैंडिडेट में से किसी का जो है पक्ष नहीं लेना चाहते और अपनी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते तो उनका वोट इनवैलिड भी हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत सिग्निफिकेंट है, नड्डा साहब के यहाँ भाजपा सांसदों का, एनडीए सांसदों का भोज होने वाला था, ऐन मौके पर कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ये बताया जाने वाला था कि आपको जो है इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट देना है। तो इन सब परिस्थितियों में फिंगर क्रॉस है सर। क्रॉस वोटिंग हुई चलिए तो तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो एनडीए जीतेगा। और ये अंक गणित के ही शास्त्र से है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। क्रॉस वोटिंग होगी तो राजनीति है, और अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, आप पार्टी लाइन पे वोटिंग होती है, तो ये समझ लीजिए कि राजनीति शास्त्र का गणित है। आपका बहुमत है, आपका कैंडिडेट जीतेगा। हम तो प्रतीकात्मक लड़ रहे हैं, हम हारे या जीते, अगर हमारा जी एक जी वोट जी भी बढ़ा तो ये हमारी नैतिक विजय होगी। जी। जी चलिए शुक्रिया सर। और आज देखते हैं, आज रात तक रिजल्ट आ जाएगा, कल इस पर विश्लेषण होगा, जो वोट पैटर्न को देखेंगे उस पर हम चर्चा कल जरूर करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। नमस्ते।